वेलकम बैक एवरीबॉडी। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इंटेंगलवर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में और उसके मास के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है और कितना मास है, किस तरह से निकाला गया। और जब हम इलेक्ट्रॉन का मास की बात करेंगे तो फिर देखेंगे उसका कंपेरिजन पीरियोडिक टेबल में जो अदर एलिमेंट्स है उसके साथ। और जब हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में जो सबसे हल्का एलिमेंट है जो कि है हाइड्रोजन, उससे उसका कंपेरिजन देखेंगे उसके मास का। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे पहले कैसे दिया गया और कैसे निकाला गया। तो फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया वो एक साइंटिस्ट के द्वारा में निकाला गया जिसका नाम है रॉबर्ट एंड्रयूज मिल्कन, जिसको R.A. मिल्कन भी बोलते हैं या रॉबर्ट ए मिल्कन। रॉबर्ट ए मिल्कन शॉर्ट में बोलते हैं। इनके द्वारा दिया गया 1909 में। तो उन्होंने एक सेटअप किया जो कि सेटअप कुछ इस तरह का था, जिसमें उन्होंने कुछ एक सिलेंड्रिकल मेटल बॉक्स लिया जिसके अंदर एक कैथोड और एक एनोड डाला। तो क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है और ये एक मेटल बॉक्स है इसलिए इसके अंदर नहीं देख पा रहे हैं, तो इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं जिससे हम इसके अंदर देख पाएंगे। उन्होंने ट्रांसपेरेंट नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ एक मेटल बॉक्स लिया था। हम लोग ट्रांसपेरेंट इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर का सेटअप देख पाएँ। तो अब इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। तो इसके ऊपर में एक एनोड लगाया गया और नीचे एक कैथोड लगाया गया, जिसके कारण दो चेंबर बन जाता है, जो एक है इस दोनों के बीच में और दूसरा है एनोड के ऊपर। तो दो चेंबर बना और नीचे वाले चेंबर में एक एक्सरे इमीटर लगाया गया और एक माइक्रोस्कोप लगाया गया जिससे कि हम इसके अंदर देख सकते हैं। और एक्सरे इमीटर इसलिए लगाया गया कि इसके अंदर जो एयर है उसको आयोनाइज कर सकता है। एक्सरे इमीटर से इसके अंदर जो भी एयर है उसको आयोनाइज कर देगा। इसका क्या मतलब है? आयोनाइज का मतलब होता है कि उसके अंदर एयर जो है उसका इलेक्ट्रॉन अलग कर देगा और उसके आयंस अलग कर देंगे। तो इसके अंदर एयर क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। और ऊपर वाले चेंबर में देखें तो एक यहाँ पे एटोमाइजर लगाया गया है। एटोमाइजर से क्या होता है कि इससे छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप्स को इसमें स्प्रे करेंगे। तो छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप्स जब इसमें स्प्रे करेंगे और एनोड में, ऊपर वाला जो एनोड है उसमें एक होल करेंगे, तो उस हो के कुछ ऑयल ड्रॉप्स नीचे गिरेगा, कुछ ऊपर वाले चेंबर में ही रह जाएंगे और कुछ उस हो के नीचे गिरेगा। तो इतने सारे आयल ड्रॉप्स हैं तो उसमें से किसी एक आयल ड्रॉप्स को देखेंगे जिससे कि आसानी समझ में आएगा। तो जैसे ही वो आयल ड्रॉप्स इसमें से निकला एटोमाइजर से, तो उसका नीचे डाउनवर्ड फोर्स एक लग रहा है, ग्रेविटी, जिसके कारण उसका नीचे की ओर स्पीड बढ़ने लगा। जैसे कि कोई भी पार्टिकल को अगर हम ग्रेविटी में डालेंगे तो उसका धीरे धीरे स्पीड क्या होता है? बढ़ने लगता है। उसी तरह इस आयल ड्रॉप का स्पीड भी बढ़ने लगता है। लेकिन उस पर एक अपवर्ड फोर्स भी स्टार्ट हो गया लगना, जिसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स। क्योंकि ये विस्कस मतलब एयर में ट्रेवल कर रहा है तो एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स, जो कि उस पर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब उसका वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो विस्कस फोर्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक समय पे आके क्या होगा, थोड़ी ही देर में उसका विस्कस फोर्स और ग्रेविटी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जिसके कारण उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो रुक जाएगा, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसका स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगा। तो एक खास स्पीड से वो जाने लगेगा। अब उसका स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो वो एक खास स्पीड को हम मान लो एक टर्मिनल स्पीड बोलते हैं, जिसको V1 से डिनोट करेंगे उस खास टर्मिनल स्पीड को। अब क्या करते हैं, इसमें कैथोड और एनोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि बैटरी का वोल्टेज हम घटा या बढ़ा सकते हैं, ऐसा बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही वो नीचे वाले चेंबर में आयल ड्रॉप्स प्रवेश करेगा ना, जैसे ही नीचे आएगा तो उस पर दो, पहले तो वो एयर में जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस अलग अलग है तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस आयल ड्रॉप से जाके अटैच हो जाएगा, जिसके कारण आयल ड्रॉप पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब आयल ड्रॉप पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उस पर ग्रेविटी और विस्कस फोर्स के अलावा दो और फोर्स लगेंगे, जो एक है उस एनोड से उस आयल ड्रॉप का फोर्स जो कि अट्रैक्टिंग फोर्स है। मतलब एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स, क्योंकि उस आयल ड्रॉप पे क्या है, उस आयल ड्रॉप पे निगेटिवली चार्ज है, मतलब निगेटिव चार्ज है, जिसके कारण एनोड उसको पुल कर रहा होगा। एनोड पॉजिटिव, वो निगेटिव, और अपोजिट चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ऊपर की एक फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स हो गया जब कैथोड, जो नीचे वाला कैथोड सीट है, सर्कुलर डिस्क तरह का, वो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पे सेम, दोनों पे निगेटिव चार्ज है, इसके लिए रिपेल करेगा। तो दो फोर्स हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या होगा, उसका वेलोसिटी घटने लगेगा। और वोल्टेज अगर थोड़ा और बढ़ाएंगे तो एक समय पे जाके वो ऑयल ड्रॉप्स क्या हो जाएगा? रुक जाएगा।
और थोड़ा सा और अगर बढ़ाएंगे तो आयल ड्रॉप्स ऊपर की ओर जाने लगेगा, ठीक है, और ऊपर की उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ने लगेगी। तो जब वेलोसिटी ऊपर की ओर बढ़ रही है तो एक फिर विस्कस फोर्स आएगा उसके अपोजिट, मतलब विस्कस फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो विस्कस फोर्स नीचे की ओर लगना शुरू हो जाएगा। तो एक समय पे विस्कस फोर्स और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उस पर लग रहा है वो दोनों सेम हो जाएगा, जिसके कारण ऊपर की ओर एक टर्मिनल स्पीड जो कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड होगा, मान लो हम उसको v2 मानते हैं। तो v1 जो है फर्स्ट टर्मिनल स्पीड है और v2 क्या है, सेकेंड टर्मिनल स्पीड। अगर उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो देखो इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। तो जैसे ही इसके अंदर से आयल ड्रॉप यहाँ से निकलेगा, एक आयल ड्रॉप्स को अगर देखें तो यहाँ से निकलेगा और इधर की ओर नीचे की ओर आने लगेगा, और जब नीचे की ओर आ रहे हैं तो जब इलेक्ट्रिक इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं हम लोग, तो इसका वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एक खास समय पे आएगा तो इसका वेलोसिटी और इसका ड्रैग फोर्स जो ऊपर की ओर जा रहा है वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो एक फर्स्ट टर्मिनल स्पीड v1 जो कि नीचे की तरफ रहेगा वो अचीव करेगा। तो v1 क्या है, फर्स्ट टर्मिनल स्पीड है। और v2 जब यहाँ पे आके इसका वोल्टेज, इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक फोर्स तो ये एनोड और उस ऑयल ड्रॉप के बीच में लगाएगा, दूसरा जो फोर्स होगा उस ऑयल ड्रॉप्स और कैथोड के बीच में होगा जो कि वो भी अपवर्ड होगा, ठीक है, जिसके कारण वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा और एक समय पे जाके रुक जाएगा। और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। ऊपर की ओर जब बढ़ने लगेगा तो वेलोसिटी इसका बढ़ने लगेगा ऊपर की ओर, लेकिन तब उसका ड्रैग फोर्स जो है, विस्कस फोर्स जो है वो नीचे की ओर होने लगेगा, ठीक है। तो एक समय पे आके वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और विस्कस फोर्स भी क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड टर्मिनल स्पीड आएगा जिसको v2 बोलते हैं। तो मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल में डालेंगे ना तो उसका एक समय पे आके स्पीड बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि वही टर्मिनल स्पीड है, मतलब मैक्सिमम स्पीड उस विस्कस चीज़ में वो अचीव किया जा सकता है जिसको टर्मिनल स्पीड बोलते हैं। तो v1 जब नीचे की ओर आ रहा है और v2 जब ऊपर की ओर जा रहा है, ये दोनों टर्मिनल स्पीड हो गया, ठीक है। अब इसका इंटायर इक्वेशन नहीं ड्राइव करेंगे चार्ज निकालने के लिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बताएंगे, क्योंकि क्लास 11th में पूरा इक्वेशन नहीं जानना है। अगर आपको वो जानना है टोटल इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बना के उसको डाल दूंगा। तो इस आयल ड्रॉप जो यहाँ नीचे की ओर आ रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज है इस आयल ड्रॉप का रेडियस निकालना आर, क्योंकि वेलोसिटी तो आसानी से निकाल सकते हैं इस माइक्रोस्कोप से। इसके अंदर इस आयल ड्रॉप को देखेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि मान लो एक सेकेंड में 7 सेंटीमीटर नीचे की ओर मूव किया, क्योंकि एक खास वेलोसिटी है, मतलब इसका इस वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है। तो मान लो एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ आया और इस दोनों के बीच में क्या है, 7 सेंटीमीटर दूरी है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा से निकालना है, मतलब किलोमीटर पर आवर निकालना है, तो इसका कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर पर सेकेंड। 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर अगर निकालना है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो रेडियस का उन्होंने क्या इक्वेशन दिया, आर इजकल टू, इस आयल ड्रॉप का जो रेडियस है आर इजकल टू रूट अंडर 9 ईटा v1 2g रो माइनस रो एयर, ये रो आयल है। तो इस आयल ड्रॉप का रेडियस का इक्वेशन रॉबर्ट एंड्रयूज मिल्टन ने ये दिया। तो यहाँ आर है रेडियस 9, तो ये ईटा है विस्कोसिटी ऑफ एयर, मतलब इस एयर का कितना विस्कोसिटी है वो ईटा है, इसको ईटा बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है, इस तरह से लिखते हैं इसको। v1 है फर्स्ट टर्मिनल स्पीड,
2g ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑयल रो ऑयल मतलब ऑयल का डेंसिटी क्या है, तो जो ऑयल हम उसमें डाल रहे हैं उस ऑयल का डेंसिटी हम लोग को पता है, और रो एयर इसके अंदर का जो एयर का डेंसिटी है वो भी आसानी से इंस्ट्रूमेंट से पता किया जा सकता है। तो ये सब पता है मेरे को, और ये V1 आसानी से पता है, कैसे निकाल सकते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बाई कितना समय में वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इससे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जिससे कि उसका रेडियस आ जाएगा, किसका, ऑयल ड्रॉप का। रेडियस क्यों निकाले हैं, क्योंकि इसका चार्ज में रेडियस का वैल्यू डालना होता है। तो चार्ज का इक्वेशन क्या उन्होंने दिया, Q इजकल टू 6 पाई ईटा आर V1 प्लस V2 इंटू डी या x बाई V, ठीक है। तो ये उन्होंने चार्ज का इक्वेशन दिया। ये देखो रो आयल या रो एयर, इसको F माइनस सिग्मा भी कहीं कहीं लिखते हैं। ये दोनों, ये आयल के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये एयर के डेंसिटी को, लेकिन इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये है 6 पाई ईटा आर, तो ईटा है विस्कोसिटी ऑफ एयर, आर का वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं। V1 V2 टर्मिनल स्पीड है जो कि हम इस तरह से निकाल सकते हैं। x क्या है, इस दोनों के बीच में, इस दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को x बोलेंगे, ठीक है। इस दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको x बोलेंगे। ये v क्या है, कितना इलेक्ट्रिकल पावर इसमें लगाए हैं, इसको कहीं कहीं e भी लिखा रहे हैं। तो v या e का दोनों का क्या मतलब होता है, सेम ही होता है। तो ये चार्ज किस चीज़ का चार्ज है, ये एक ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज है उसका इक्वेशन है ये। तो रॉबर्ट ए मिल्टन ने क्या देखा कि जितने भी ऑयल ड्रॉप हैं उस पर जो चार्ज है वो एक, मतलब Q जो है एक इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n टाइम्स है किसके, एक खास चार्ज के, जो कि खास चार्ज उन्होंने देखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस खास चार्ज के मल्टीपल्स में सारे चार्ज हैं, जितने भी चार्ज है, जितने भी ऑयल ड्रॉप पे, सब पे उन्होंने देखा कि इसके मल्टीपल्स में चार्ज है। मतलब एक पे 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, एक पे 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो इसके चार्ज सब पे इसके मल्टीपल्स में है। तो उन्होंने बोला यही जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने क्या बताया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो चार्ज का वैल्यू है वो बहुत ही प्रिसाइज है। मॉडर्न जो चार्ज का वैल्यू जिसको हम E इजकल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि नए इंस्ट्रूमेंट से निकाले हैं 6.22, आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से आएगा। तो ये चार्ज का वैल्यू नया हम लोगों को पता है, और ये उन्होंने 1909 में निकाला था, कि जो कि बहुत ही प्रिसाइज है। समझ रहे हो ये कितना छोटा चार्ज है, बताता हूँ। 10⁻⁻19 का कूलम का क्या मतलब है, 0.000000, ऐसा 19 टाइम्स, उसके बाद 1.6। तो उन्होंने इतना डेसिमल पॉइंट तक सही वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था, जो कि बहुत ही फेनोमिनल, बहुत ही बड़ा बात था उस समय के लिए। तो ये उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। अब जब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है उन्होंने, तो चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे पहले हम लोग को पता है, तो वहां से हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, और चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 1.75882 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी या केजी इनवर्स। इसको 1.76 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो E बाई एम का वैल्यू पता है, E का वैल्यू है, तो इसको M का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, M इजकल टू E बाई एम। मतलब इसके वैल्यू से इसके वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो मास का वैल्यू निकल जाएगा। वो कैसे निकला वो बताता हूँ। तो E बाई एम का वैल्यू हमको पता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम, ये पता है हमको। और यहाँ E का वैल्यू हम अगर डाल दें, E का वैल्यू क्या है 1.6022 टू 10⁻⁻19 कूलम।
तो m का वैल्यू कैसे आएगा, m यहाँ पे ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, तो m इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम बाई 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। तो यही हो गया चार्ज का वैल्यू बाई चार्ज बाई मास का वैल्यू, यही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब देखा गया तो ये था 9.1096 इंटू 10⁻−28 ग्राम। इसको अगर केजी में लिखेंगे तो 9.1096 इंटू 10⁻−31 kg। ये क्या आ गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, क्योंकि अगर इसको नॉर्मल वैल्यू में देखेंगे तो 0.0000 ऐसा 31 टाइम्स 0 लिखना होगा, उसके बाद 9.1 लिखेंगे तो ये 91 लिखेंगे तो ये मास हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का मास। तो बहुत ही कम है। तो इसलिए सिर्फ इसको पीरियोडिक टेबल में जो सबसे हल्का एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे, जो कि है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से इसका मास को हम कंपेयर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास निकाला गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1096 इंटू 10⁻−28 ग्राम्स, या इसी को केजी में लिखेंगे तो 10⁻−31 kg हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तब जब वो स्लो घूम रहा है, कहीं स्लो में है, तो उसका ये मास हो जाएगा, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमता है, मतलब किसी एटम में होता है, वो बहुत स्पीड में, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से घूमता है। तो जब कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल घूमता है तो उसका मास भी चेंज होता है। तो उस मास का वैल्यू कैसे निकलेगा, m इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इस मास को बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय √1 -v/c का होल स्क्वायर। तो ये v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किस स्पीड से वो घूम रहा है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होगा और उसका मास ये होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन का मास। तो मास ऑफ जो हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन का मास mh को 1.008 AMU है। ये AMU यूनिट में है, ये ग्राम यूनिट में है। तो इसको भी ग्राम्स यूनिट में बदलेंगे तो 1.008 इंटू 1.66 इंटू 10⁻−24 ग्राम्स। तो अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम्स में बदल जाएगा। जैसे कि अगर 1 kg को ग्राम्स में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। जैसे 5 kg है तो 5 इंटू 1000, 5000 ग्राम्स। उसी तरह इस AMU को ग्राम्स में बदलने के लिए इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1.673 इंटू 10⁻−24 ग्राम। ये किसका मास हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास। तो मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो 1.673 इंटू 10⁻−24 ग्राम्स बाई कितना है, 9.1096 इंटू 10⁻−28 ग्राम्स। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1837 अराउंड, एकदम 1837 नहीं, लेकिन इसके आसपास। तो कहीं 1830 लिखा हुआ रहे या कहीं 1840 लिखा हुआ है, वो सब सेम है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हाइड्रोजन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के 1837 टाइम्स है। मतलब 1837 इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा, उतना अकेला एक हाइड्रोजन का मास है। तो इतने टाइम्स हो गया। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास AMU में कितना होगा। इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में हमको पता है, AMU में पता करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/1837 इंटू क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU, तो 1.008 AMU।
तो इसका AMU में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा 0.0000549 AMU। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। तो इलेक्ट्रॉन का मास AMU में पता चल गया और इलेक्ट्रॉन का मास हमको ग्राम्स में पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना गुना कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में देखें, इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में देखें और इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करके देखें कि हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का कैसे डिस्कवरी हुआ, कैसे हमको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पता चलेगा, ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।